हेलो फ्रेंड्स, बागड़वा एसबी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने साइंस की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है और ये 14 नंबर टेस्ट है जो रीट लेवल सेकंड, इसके अलावा आर्मी, एसएससी, जीडी, रेलवे, 10+2 2022 में होने वाले तमाम एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो स्टेट लेवल के पुलिस के एग्ज़ाम हो, सभी के लिए ये साइंस की टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, फ्रेंड्स को शेयर करें वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। आज जो हमारी प्रश्नोत्तरी है वह रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक की प्रश्नोत्तरी रहेगी। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है फ्रेंड्स कि वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है लेकिन रासायनिक गुण सेम रहते हैं, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है लेकिन केमिकल जो प्रॉपर्टी है वो सेम रहती है, उसको बोलते हैं फ्रेंड्स भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जो होते हैं जिसका कारण हटाने पर पुनः वो प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं और अस्थायी परिवर्तन होते हैं। स्क्रीन पे देख सकते हो, परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त होती है और अस्थायी परिवर्तन होते हैं भौतिक परिवर्तन। दूध से दही बनना, बनी हुई सब्जी खराब हो जाना, जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये होते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वो होते हैं फ्रेंड्स जिसका अणु सूत्र सेम होता है। जैसे बात करें H2O की, तो ये अगर जल की अवस्था में है तो ये द्रव है, वाष्प अवस्था में तो गैस है, लेकिन फॉर्मूला यही होता है। और जब इसको ठंडा करते हैं तो ये बर्फ बन जाती है, लेकिन अणु सूत्र फिर भी H2 ही रहता है। तो ये हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है, केमिकल चेंज होता है। तो केमिकल चेंज जो होते हैं फ्रेंड्स, इससे नए पदार्थ का निर्माण होता है और ये स्थायी परिवर्तन होता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित किस विधि के द्वारा किया जाता है? हिट एंड ट्रॉयल विधि के द्वारा रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं फ्रेंड्स? संतुलित करते हैं। जब नाइट्रोजन व हाइड्रोजन को 773 केल्विन और 200 एटमॉस्फेयर दाब पर गर्म किया जाता है तो अमोनिया का निर्माण होता है। अमोनिया का निर्माण किस विधि के द्वारा होता है? तो हेबर विधि के द्वारा अमोनिया का निर्माण किया जाता है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रासायनिक समीकरण की विशेषता नहीं है। तो रासायनिक समीकरण पदार्थ की भौतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। रासायनिक समीकरण के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि पदार्थ गैसीय अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। दूसरा, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी के बारे में जानकारी मिलती है, ये भी ठीक है। और इसके बाद कहता है कि क्या रासायनिक समीकरण से क्रियाकारक व उत्पाद की सांद्रता के बारे में जानकारी मिलती है? नहीं। रासायनिक समीकरण के द्वारा हम क्रियाकारक और उत्पाद की सांद्रता के बारे में पता नहीं लगा सकते फ्रेंड्स। उसके बाद है ताप दाब उत्प्रेरक, इसके बारे में तो जानकारी मिलती है। स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं कि क्रियाकारक और उत्पाद के बारे में पूर्ण जानकारी मिलती है रासायनिक समीकरण के द्वारा। पदार्थ की भौतिक अवस्था की जानकारी पूर्णतः प्राप्त होती है, बिल्कुल। रासायनिक समीकरण के लिए आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप दाब उत्प्रेरक आदि के बारे में पता चलता है, यह भी रासायनिक समीकरण के बारे में सही है। समीकरण से अभिक्रिया की ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी के बारे में मिलती है जानकारी, यह भी रासायनिक समीकरण के लिए बिल्कुल एक्यूरेट है। और समीकरण की अभिक्रिया की उत्क्रमणशीलता के बारे में भी रासायनिक समीकरण से पता चल सकता है। तो ये तो विशेषता में किस चीज के बारे में तब पता नहीं चलता वो देखते हैं। समीकरण की सीमाएं क्या है? सीमा, दोष या अवगुण, ये सब एक ही बात होती है। तो ये अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी प्राप्त नहीं होती इससे। और दूसरी बात, क्रियाकारक और उत्पाद की सांद्रता के बारे में कुछ पता रासायनिक समीकरण से नहीं लगाया जा सकता। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में सहयोग करके एक ही उत्पाद बना लेते हैं, इस अभिक्रिया को संयुग्मन अभिक्रिया बोलते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक जुड़कर एक बनाते हैं। जैसे कोयले का दहन है, मैग्नीशियम के फिट्टे का दहन है, एथिन का हाइड्रोजनीकरण है। ये फ्रेंड सबके सब किसके उदाहरण है? संयुग्मन अभिक्रिया के उदाहरण है। नेक्स्ट है कि वह अभिक्रिया
जिसमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का समूह दूसरे अभिकारक के परमाणुओं के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जिसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होती है वो कम क्रियाशीलता को क्या कर देता है, वहां से हटा देता है, खुद जुड़ जाता है, इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखें, हमारे पास कॉपर सल्फेट का विलयन था, इस कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने जिंक का टुकड़ा डाल दिया, तो ये क्या करेगा, जिंक कॉपर सल्फेट को यहाँ से कॉपर को विस्थापित कर देगा और खुद जुड़ जाएगा, तो नया एलिमेंट क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, और कॉपर बाहर निकल जाएगा, इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्न में से सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा होता है, तो सबसे अधिक क्रियाशील होता है पोटेशियम। पोटेशियम फ्रेंड्स सबसे अधिक क्रियाशील माना जाता है। क्रियाशीलता के आधार पर देखें तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लेड, ये सबसे अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं। हाइड्रोजन होता है, ये मध्यम क्रियाशीलता माना जाता है, और लास्ट में अगर देखें कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये सबसे कम क्रियाशील होता है। तो सबसे न्यूनतम क्रियाशील गोल्ड को माना जाता है और सबसे अधिक क्रियाशील तत्व जो है पोटेशियम को माना जाता है, और मध्यम का तत्व है वो हाइड्रोजन को माना जाता है। फ्रेंड्स कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिनको पूरा होने में घंटा, दिन, साल तक लग जाता है। इस अभिक्रिया को मंद अभिक्रिया कहते हैं, जैसे लोहे पे जंग लगना। तो फ्रेंड्स कई बार लोहे पे जंग लगना फॉर्मूला पूछा जा सकता है, 2Fe2O3.3H2। ये जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, ये होता है लोहे पे जंग लगने का, जंग का केमिकल सूत्र होता है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, तो ये अभिक्रिया एक ही दिशा में चलती है। फ्रेंड्स जो अभिक्रिया एक ही दिशा में संपन्न होती है उसको बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जो अभिक्रिया एक ही दिशा में चलती है उसको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, और जो दोनों दिशा में चलती है वो अभिक्रिया होती है उत्क्रमणीय। जो ओनली फॉर एक ही दिशा में चलती है उसको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो ये दोनों आपको ध्यान रखनी है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अभिक्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं और उसी परिस्थिति में उत्पाद अभिक्रिया करके अभिकारक का निर्माण कर लेते हैं, उसको बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। मतलब अभिकारक से उत्पाद बने, उत्पाद से वापिस क्या बन गया, अभिकारक बन गया, जो दोनों दिशाओं के अंदर चलती है उसको क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसे फ्रेंड्स बात करें हेबर विधि के द्वारा जो अमोनिया बनाया जाता है, ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है कि जैसे ही हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं, वापिस ये उसी टाइम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वापिस बना लेती है, ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया की श्रेणी में है। इसके अलावा फ्रेंड्स देख सकते हैं कि रक्त में हीमोग्लोबिन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन का जो वहन है, ये भी किसके शरीर में ऑक्सीजन का वहन है, ये भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की श्रेणी में आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है, वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का क्या होता है, योग होता है, उसको क्या बोलते हैं। फ्रेंड्स ऑक्सीकरण और अपचयन का छांटने का अलग अलग तरीका होता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को किस तरह से अपचयन किया जाता है ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के आधार पर। तो इसने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन की प्रकृति देखनी है। क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइड्रोजन का जहाँ योग होता है तो वो क्या अपचयन होता है या ऑक्सीकरण होता है। तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन के आधार पर देखें तो हाइड्रोजन अगर कहीं से निकलती है तो उसका ऑक्सीकरण होता है, और जब हाइड्रोजन का योग होता है
तो फ्रेंड्स उसको अपचयन कहा जाता है। हाइड्रोजन का जहाँ योग होता है उसको क्या बोलते हैं, अपचयन, और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, वे अभिक्रिया जिसमें विद्युत धनी तत्व का निष्कासन होता है, निष्कासन का मतलब बाहर निकलना, तो उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड, जब विद्युत धनी तत्व का निष्कासन होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो आपको ध्यान रखना है, विद्युत धनी तत्व कहीं जुड़ रहा है तो उसका तो क्या होगा, अपचयन, और जहां विद्युत धनी तत्व बाहर निकल रहा है उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, वे अभिक्रिया जिसमें पदार्थ से ऋण विद्युतीय तत्व निकलता है क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स, जहां पर ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं अपचयन। ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन क्या कहलाता है, अपचयन, और ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना अपचयन कहलाता है और ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे फ्रेंड्स बात करें कि ऋण विद्युतीय तत्व कौन से होते हैं, जिन पर जो इलेक्ट्रॉन को दूसरों के साथ से ग्रहण करते हैं वो ऋण विद्युतीय तत्व की श्रेणी में शामिल होते हैं। उसके बाद देखते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें तत्व, परमाणु, अणु, आयन इलेक्ट्रॉन का त्यागते हैं उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण, और जहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं वो होता है अपचयन, और जहां इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं वो होते हैं ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीकृत व दूसरा पदार्थ अपचयित होता है। एक ही अभिक्रिया में एक पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाता है, दूसरा अपचयित हो जाता है, उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, जो एक साथ ऑक्सीकरण अपचयन दोनों दर्शाती है। आप देख सकते हैं कि जिंक के अंदर कॉपर सल्फेट का विलयन मिलाया जाता है तो जिंक सल्फेट और कॉपर मिलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं जिंक के साथ पहले कोई ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन अभिक्रिया के बाद जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो इसका ऑक्सीकरण हुआ है। कॉपर सल्फेट के साथ पहले ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ अलग हो गया है, ऑक्सीजन इसने निकाल दिए हैं तो इसका अपचयन हुआ है। तो आप देख सकते हैं एक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, तो ये जो अभिक्रिया है वो किसका उदाहरण है, रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, और भी देख सकते हैं ये FeO23 है, यहाँ देख सकते हैं Fe23, इसके पास ऑक्सीजन था, इसने ऑक्सीजन निकाल दिए, इसका अपचयन हुआ, इसका अपचयन हुआ, और यहाँ इसने ऑक्सीजन इसके साथ ग्रहण किए, इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण, तो ये भी क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन अभिक्रियाओं में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह इलेक्ट्रॉन त्याग कर अन्य पदार्थ को अपचयित करने में मदद करता है, अर्थात अपचायक कहलाता है। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा वो क्या बनाएगा, अपचायक, और जिस पदार्थ का अपचयन होगा वो क्या बनाएगा फ्रेंड्स, ऑक्सीकारक बनेगा। दोनों अलग अलग है। अपचायक क्या होते हैं, जिन पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकारक क्या होते हैं, जिन पदार्थों का अपचयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, अभिकारक, उत्पाद तीनों समान अवस्था में होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्रेंड्स समांगी। क्या बोलते हैं, समांगी। उत्प्रेरक के आधार पर देखें तो वो समांगी उत्प्रेरक होते हैं। और जैसे मान लो फ्रेंड्स हमारे पास SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड, उसमें ऑक्सीजन मिलाते हैं तो ये बनता है हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड, और यहाँ जो उत्प्रेरक काम करता है NO, नाइट्रो ऑक्साइड। तो ये आप देख सकते हैं गैसीय अवस्था में है, ये भी गैसीय अवस्था में है, ये भी गैसीय अवस्था में है, और ये भी गैसीय अवस्था में है। उत्प्रेरक ये होते हैं अभिकारक, ये होता है उत्प्रेरक, और ये होते हैं उत्पाद। तीनों अगर सेम अवस्था में है
तो उसको बोलते हैं समांगी उत्प्रेरक यहाँ काम लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, अभिकारक, उत्पाद तीनों भिन्न भिन्न भौतिक अवस्था में होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, विषमांगी उत्प्रेरक कहा जाता है। जैसे फ्रेंड्स बात करें हेबर विधि के द्वारा हम जब अमोनिया बनाते हैं N2 3H2 2NO3, ये अमोनिया हेबर विधि के द्वारा बनाई जाती है। इस पर हम जो उत्प्रेरक काम लेते हैं Fe का, तो यहाँ देख सकते हैं उत्पाद जो है वो गैसीय अवस्था में है और अभिकारक गैसीय अवस्था में है, लेकिन जो उत्प्रेरक है वो ठोस अवस्था में लिया गया है Fe आयरन। तो इनकी जो भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न है, इसलिए ये विषमांगी उत्प्रेरक की श्रेणी में शामिल होगा। रासायनिक अभिक्रिया को कम करने वाले उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं उसको बोलते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। जैसे फ्रेंड्स हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब तोड़ते हैं तो हमारे पास 2H2O प्लस में O2, जैसे हम ग्लिसरीन की उपस्थिति लेते हैं तो ग्लिसरीन इसकी अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल जो यहाँ काम कर रहा है वो किसका कर रहा है, ऋणात्मक उत्प्रेरक का, जो अभिक्रिया के वेग को क्या करता है फ्रेंड्स, कम करता है। यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे, जब रासायनिक अभिक्रिया उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्पाद तीनों सेम अवस्था में तो समांगी है, ये मैंने पढ़ा दिया आपको क्वेश्चन के अंदर, स्क्रीनशॉट आपके सामने है। धनात्मक उत्प्रेरक कौन से होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को जो बढ़ा देते हैं उसको बोलते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। जैसे फ्रेंड्स पोटेशियम क्लोराइड ऑक्साइड है, उसको जब MnO2 की उपस्थिति के अंदर लेते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, 2KCl3O2। तो ये अभिक्रिया की वेग को क्या करता है, बढ़ाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद स्वयं ही उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसको स्वयं उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं, जब उत्पाद खुद ही उत्प्रेरक का काम करे। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ जब एथिल एसीटेट की बात करते हैं फ्रेंड्स, एथिल एसीटेट की बात करते हैं और इसके अंदर हम जल को मिलाते हैं तो हमारे पास एसिटिक अम्ल बनता है और एथेनॉल बनता है, दो बनता है। तो यहाँ प्रारंभ में अभिक्रिया मंद गति से होती है, परंतु उत्पाद एसिटिक अम्ल कुछ मात्रा बढ़ने के बाद अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अभिक्रिया में एसिटिक अम्ल स्वतः ही उत्प्रेरक का काम करता है। तो यहाँ जो एसिटिक अम्ल है वो स्वतः उत्प्रेरक का काम करता है, खुद ही उत्प्रेरक का काम करता है, अलग से उत्प्रेरक की जरूरत नहीं होती, उसको स्वतः उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यूरिया से अमोनिया बनाते हैं तो उत्प्रेरक के रूप में कौन होता है। यूरिया से अमोनिया बनाते हैं तो उत्प्रेरक के रूप में कौन शामिल होता है फ्रेंड्स, तो इसके रूप में शामिल होता है यूरिएज। कौन शामिल होता है, यूरिएज शामिल होता है उत्प्रेरक के रूप में। वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उत्प्रेरक वर्धक बोला जाता है, जिससे क्रियाशीलता में बढ़ोतरी होती है। जैसे फ्रेंड्स जब हम हेबर विधि के द्वारा अमोनिया बनाते हैं तो उत्प्रेरक के रूप में अभी हमने देखा था कि हम Fe को लेते हैं, आयरन को, लेकिन इस आयरन की मदद करने के लिए हम इसके साथ MO मोलिब्डेनम मिलाते हैं, जो अभिक्रिया के वेग को और बढ़ा देता है, उत्प्रेरक को अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने में सहायता करता है। इसलिए जो मोलिब्डेनम है यहाँ MO है वो उत्प्रेरक वर्धक का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष क्या होते हैं। वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता कम हो जाती है वो उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। जैसे अमोनिया है, इसके साथ Fe उत्प्रेरक होता है और यहाँ अगर CO कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं तो ये अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है, कम करता है, इसलिए उत्प्रेरक विष के रूप में कार्य करता है।
तो उत्प्रेरक वर्धक जो उत्प्रेरक की सहायता करता है अभिक्रिया को बढ़ाने में, और उत्प्रेरक विष जो अभिक्रिया के वेग को उत्प्रेरक के द्वारा अभिक्रिया के वेग को कम करने में सहायता करता है। नेक्स्ट है उत्प्रेरक क्या होते हैं फ्रेंड्स। उत्प्रेरक वो होते हैं जो केवल रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर सकते हैं। उत्प्रेरक की क्वालिटी अगर देखें, एक ही उत्प्रेरक सभी अभिक्रिया को उत्प्रेरित नहीं कर सकता, अलग अलग अभिक्रिया के लिए अलग अलग उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उत्प्रेरक अगर व प्रतीप दोनों अभिक्रिया के वेग को समान रूप से प्रभावित करता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया पीछे क्वेश्चन में हमने देखी थी, वो अभिक्रिया जो दोनों दिशा में चलती है उसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं, और जो केवल एक ही दिशा में चलती है उसको अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। उत्प्रेरक एक निश्चित ताप पर क्रियाशील होते हैं, ताप बदलने पर इनकी क्रियाशीलता प्रभावित होती है। तो ये कुछ 4-5 क्वालिटी है उत्प्रेरक की कि उत्प्रेरक क्या होते हैं। उत्प्रेरक ओनली फॉर किसी अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने में सहायता करते हैं, और ज्यादा उत्प्रेरक की किसी प्रकार की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो इस तरह से हमने आज रासायनिक अभिक्रिया और उसके जितने भी भाग थे उन सभी के क्वेश्चन आंसर आपने देखे हैं, देख सकते हो स्क्रीन पे। जितने भी क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट मैंने सभी आपके साथ शेयर किए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका भी फर्ज है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो कैसा लगा है कमेंट जरूर करते रहें लगातार, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।